मोदी जी के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे और उनकी काली छाया सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख के ऊपर आई। प्रधानमंत्री आरएसएस का है, राष्ट्रपति आरएसएस की हैं, उपराष्ट्रपति आरएसएस का है और अब तो सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में भी आरएसएस की मानसिकता से जुड़े लोग या उसकी शाखाओं में जाने वाले लोग इंपॉर्टेंट पदों पर। कनाडा अपनी दम पे खड़ा है और कनाडा में सच बोलने वाले सांसद भी हैं। आज भी आरएसएस एक रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, लेकिन सरकार वो चला रहा है। संघ प्रमुख की कनाडा यात्रा, कनाडा एक भारतवंशियों से भरा हुआ देश है, वहां ये सवाल उठ रहा है, इसके गंभीर मायने हैं। इसका सीधा असर जो है, इसका सीधी छाया जो पड़ रही है वो नरेंद्र मोदी पर पड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बचाने की उधेड़-बुन कर रहे हैं। जुगतबाजी चल रही है और आपने देखा कि अभी जैन अल्फा से उनकी एक जब संवाद वाला कार्यक्रम हुआ तो उसका रेपरकेशंस क्या हुए, और अब देश है वो जो कुछ उपक्रम हो रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भारतीय हुकूमत हो, उसके कर्ता धर्ता हों, उनके झांसे कह सकते हैं बातों में आ नहीं रहा है, उनकी सुनने को तैयार नहीं है और सवाल जो हैं वो बने हुए हैं और सवाल किए जा रहे हैं और अब गुस्सा जो है निरंतर बढ़ रहा है। ये स्पष्ट तौर पर परिलक्षित हो रहा है, ये तो चल रहा है और मोदी शाह फंसे हुए हैं, उनको बचाने का प्रयास संघ प्रमुख कर रहे हैं। अब लेकिन संघ प्रमुख को ही लेकर एक जो खबर आई है वो चौंका रही है। 100 साल संघ को हो गए, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा और न केवल देश बल्कि दुनिया भर में संघ प्रमुख जाते आते हैं, भ्रमण होता है। उनकी भी एक कनाडा की पहली यात्रा होनी है और कनाडा यात्रा के ठीक पहले एक बड़ा विवाद, बड़ी राजनीति, सामाजिक संगठनों द्वारा एक जबरदस्त विरोध की तस्वीर सामने आई है। तो हम जो करते हैं खबरों के पीछे की खबर की बात, आज यही होगी हमारी जो बिटवीन द लाइन खबरों के पीछे की खबर की बात में चर्चा का विषय चलेंगे। खास मेहमान हमारे जुड़ते हैं, अरुण दीक्षित जी जुड़ता हूँ। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी दर्शकों को। नमस्कार। नमस्कार अरुण सर। और आपने देखा होगा कि वो न्यू डेमोक्रेटिकल फेडरल जो है वो डेमोक्रेटिक फेडरल का एक चिट्ठी 7 अगस्त लिखी गई है जो कनाडा के सुरक्षा मंत्री हैं, और उनसे कहा गया है कि ये जो संगठन है, इस संगठन को बैन करें अपने देश में। और जो मोहन भागवत की यात्रा है, मोहन भागवत 31 अगस्त को जाने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं कनाडा, और जहां टोरंटो में उनकी जो वहाँ पूरा का पूरा कार्यक्रम होना है, वो जो करते हैं वैश्विक हिस्सा जो उनके संघ शताब्दी वर्ष का है, तो वहाँ से ये जो चीज़ें निकल रही हैं कि इनको आतंक की लिस्ट में डाल दिया जाए, मोहन भागवत की एंट्री बैन कर दी जाए, आरएसएस को बैन करो। प्रतिक्रिया आपकी। संजीव जी, आप देखिए, आपको जानकारी तो होगी, कनाडा जो है वो मिनी भारत कहा जाता है। कनाडा में भारतीयों की बड़ी अच्छी खासी तादाद है और अभी कुछ नियम बदले, इससे पहले कनाडा की धरती पर भारतीयों का दिल खोल के स्वागत किया जाता है। पर वहां से ये आवाज आना, और मेरी जानकारी है कि जो चिट्ठी में 3 मंत्रियों के नाम, 2 सांसदों की जो चिट्ठी है वो 3 मंत्रियों के नाम है। तो उसमें विदेश मंत्री हैं, उसमें गृह मंत्री हैं और उसमें कानून मंत्री हैं। उनमें एक मंत्री आपकी अनुमति दें, मैं चिट्ठी दिखाया था। एक मिनट जी जी दर्शकों, देखिए ये 2 प्रश्नों की चिट्ठी जो अरुण दीक्षित जी उसको स्पष्ट कर रहे हैं, ये 7 अगस्त यानी कि जो बीता हुआ कल है, आज हम 8 अगस्त में बैठे हैं, आज शनिवार का दिन, शुक्रवार को लिखी गई। और ये आप चिट्ठी का मजमून भी आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत साफ तौर पर और बड़ी तल्ख तीखी चिट्ठी है। वो कह रहे हैं कहीं कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये फासिस्ट पैरामिलिट्री संगठन ये है और इसे देश में आने से न केवल रोका जाए, पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए, और जो मोहन भागवत उनकी इस यात्रा को बैन किया जाए। करिएगा अरुण जी टिप्पणी। तो संजीव जी, मैं कह रहा था, आपको याद होगा कि भारत जो है वो कनाडा में जो है बहुत ताकत के साथ मौजूद है
और वहाँ पंजाब से गए लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर सिख कम्युनिटी। और जो मेहनत के काम है वो भारतीय वहाँ करते हैं। आईटी और उसको छोड़िए, ट्रक का जो कारोबार है वो सब भारतीयों के पास है। और पूरा एक तरह से आपको कुछ इलाके में अभी नाम नहीं ले पाऊंगा जो पूरी तरह से पंजाब के हिस्से लगते हैं। ऐसे तो कनाडा में पूरी दुनिया के लोग हैं, चीन भी है वहाँ बहुत पूरी मौजूदगी से। और इससे पहले ऐसी चीजें हुई नहीं थी। इसकी पृष्ठभूमि में अगर आप चलें तो मैं 2023 में ले चलता हूँ आप। 2023 में पाकिस्तान में खालिस्तानी अलगाववादी आतंकवादियों की हत्या हुई थी। शायद 2 आतंकी मारे गए थे जो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए थे। किसने मारा, कैसे मारा, कोई पता नहीं। उसके ठीक बाद 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर, जो घोषित खालिस्तानी आतंकवादी था, और ये माना जाता था कि कनाडा में रहने वाले सिख, भारतीय मूल के सिख, वहां खालिस्तान मूवमेंट की को मदद देते हैं, आर्थिक मदद देते हैं, वैसे सहयोग करते हैं। उनका मतलब एक तरह से कहें तो खालिस्तान का मूवमेंट जो है भारत की कनाडा की धरती से चल रहा था। वहां हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को हत्या हुई थी। वो हत्या हुई, सवाल उठा था क्योंकि भाई पंजाब पाकिस्तान के तत्काल बाद कनाडा में, और सब जानते हैं कनाडा में सिख बहुत बड़ी तादाद में है, वहां संसद का चुनाव जीतते हैं, वहां मंत्री रहे हैं। आज भी जो चिट्ठी लिखी गई है वो भी शायद सिख मूल की है, एक महिला जो वहां मंत्री है। तो ये बात आरोप लगा कि भारत सरकार ने ये हत्या करवाई है। कनाडा के जो खालिस्तानी मूवमेंट के लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया, कोई बात नहीं थी। लेकिन उस वक्त जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संसद में ये कहा था कि इसमें भारत सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, भारत सरकार के अधिकारियों की भूमिका है। क्योंकि उसी वक्त अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश भी हुई थी। वो जानलेवा हमले में, वो भी खालिस्तानी आतंकवाद के समर्थक माने जाते हैं और अमेरिकी नागरिक हैं। उनकी हत्या की कोशिश में वो बच गए थे बाल बाल। उस वक्त जो मामला हुआ था तब अमेरिका में भी ये बात उठी थी और ये कहा गया कि इसमें भारतीय एजेंसियों का हाथ है। वहां निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति पर आरोप आया और उसने बाद में ये मान लिया कि हाँ, उसने भाड़े के हथियारों की व्यवस्था की थी, उसकी भूमिका है। और उसमें उस वक्त अमेरिका में तैनात एक भारतीय अधिकारी जो सीआरपीएफ का अफसर था, जो बाद में बड़ा विवाद हुआ, उसने नौकरी छोड़ दी, उसके खिलाफ वारंट भी निकला। तो मैं उस पर आरोप लगा और ये माना गया कि सब कुछ भारत सरकार का किया धरा है। और यहाँ आपको याद हो तो इन दिनों एक दावा भी हो रहा था कि यार कहीं भी हो हम निपटा देंगे, घर में घुस के मारते हैं, घर में घुस के मारते हैं। भारतीय भारत के प्रधानमंत्री के सबसे करीबी एक पूर्व अफसर जो अभी आंख कान माने जाते हैं, उनकी भूमिका पर यह बात हुई थी और माना गया था। जस्टिन ट्रूडो ने संसद में ये बात कही, संसद में ये बात हुई। लेकिन जांच के करीब 2-2.5 साल के बाद कनाडाई पुलिस ने कहा कि भारत सरकार की भूमिका का या उनके अधिकारियों के एजेंसियों की भूमिका का उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन जो गैंग हैं, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग या कितने भारत के कई गैंग, वो अपना सिद्धू मूसेवाला, और जो हत्याएं पंजाब में होती रहती हैं, तो माना जाता है कि सारे बड़े आतंकी वो थे। लेकिन बड़े गिरोह भी जो है कनाडा से ऑपरेट हो रहे हैं। तो सरकार ने, भारत की सरकार ने उसका विरोध किया था। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? सरकार की भूमिका नहीं पाई गई। अमेरिका में भी मुद्दा उठा, कनाडा में भी उठा, एक जगह मारा गया, एक व्यक्ति दूसरी जगह बच गया। लेकिन ये आया था कि भारत सरकार ये सब करवा रही है। और उसकी हत्या की कोशिश के बाद कनाडा में हिंदू और सिख झगड़े हुए थे, वहां मंदिरों पर हमले हुए थे, हिंदुओं पर हमले हुए थे जो केसधारी नहीं है। तो तब से ये चीज सुलग रही है और ये माना गया था, जो हालांकि जिसका कोई सबूत नहीं मिला, कि ये मोदी सरकार एजेंसियों के जरिए, क्योंकि निखिल गुप्ता ने स्वीकार कर लिया है कि उसने भाड़े का हत्यारा ढूंढा था।
और ये भी अलग बात है कि वो अमेरिकन एजेंट था, इसलिए सारी बात खुल गई कि जिस व्यक्ति को पकड़ा इन्होंने हायर किया वो खुद अमेरिकन एजेंट था, वो अंडर कवर एजेंट था, तो इसलिए सारी बात खुल गई, अमेरिका में प्रमाणित हो गया। निखिल गुप्ता शायद जेल में है और वो अधिकारी जो सीआरपीएफ का था वो भाग आया था, वो शायद सीआरपीएफ में भी नहीं। तो ये बैकग्राउंड ये है कि इसके बाद पंजाब के लोग और जो गैर पंजाब के भारतीय लोग, उनके बीच एक खाई बनी और ये माना गया कि भारत की सरकार की भूमिका है, सरकार ने मना किया। उसके बाद से जो तनाव चल रहा है, उस तनाव का परिणाम है ये पत्र और मोहन भागवत की यात्रा पर उठ रहा सवाल। अब आप अगले पूछिए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये पूछने जा रहा हूँ, देखिए एनडीपी के सांसद हैं ही हैं और 40 से ज्यादा सिविल सोसाइटी, मानवाधिकार, मजदूर, धार्मिक संगठन जो वहाँ हैं उनने भी इसी चीज़ को कहीं इंडोर्स किया है, उसमें आगे हैं। और जो उसमें जो अभी हमने चिट्ठी दिखाई उसमें जो उसका एक मजमून हम कह सकते हैं, जो और उसको थोड़ा विस्तार दें, तो वो कह रहे हैं आरएसएस एक चरमपंथी संगठन है जो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देता है और कनाडा में संगठन के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को निशाना बनाकर डराता धमकाता है। आगे वो कह रहे हैं कि कई अल्पसंख्यक समुदायों को डर है कि कनाडा में उनकी मौजूदगी से उनके खिलाफ नफरत और हिंसा बढ़ सकती है और कमजोर लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये प्रश्न उठाना, और इसी में मैं और जोड़ दूंगा आपको कि देखिए पंजाब में चुनाव है, वैसे तो 7 जो है विधानसभा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, गोवा है, ऐसे मिला जुला के 7 में होना, पंजाब भी है। तो क्या ये पंजाब में जो कुछ चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है अपनी कि वहाँ जड़ें नहीं मिल रही, उसको है ही नहीं, वहाँ तो सीधे कहा जा रहा है कि आप वर्सेस कांग्रेस होगा, तो कहीं ये इसमें इसको कुछ उससे भी जोड़कर देख सकते हैं, ले सकते हैं। और ये जो है साथ में एक और चीज़ मैं लगे बोल देता हूँ कि जो फॉरेन फंडिंग बिल है जो सोमवार से और अगले जो 3-4 दिन सदन के बचे हुए हैं संसद के, उसमें आ सकता है। तो ये भी चीज़ें कहीं इसको कहीं हम आपस में क्लब करके देख सकते हैं, ले सकते हैं, सब पर एक आपकी प्रतिक्रिया। नहीं संजीव जी, देखिए मूल बात देखिए, आरएसएस पर सवाल उठते रहे हैं, आज से नहीं, आजादी के समय से, आजादी की लड़ाई से लेके अब तक उठे और बहुत सारे मुद्दों पे आरएसएस ने आज तक अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया, अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया है। आज भी आरएसएस एक रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, लेकिन सरकार वो चला रहा है। वो खुद को राजनीति से अलग कहता है, लेकिन प्रधानमंत्री आरएसएस का है, राष्ट्रपति आरएसएस के हैं, उपराष्ट्रपति आरएसएस का है, और अब तो सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में भी आरएसएस की मानसिकता से जुड़े लोग या उसकी शाखाओं में जाने वाले लोग इंपॉर्टेंट पदों पर हैं। तो ये बड़ी बात है। और आरएसएस राजनीति करता है, ये उतना ही सच है जितना कि वो खुद को सामाजिक संगठन कहता है। दोनों चीजें हैं। अगर वो कहता है कि हम तो सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, इसका मतलब ये है कि देश की राजनीति वही चला रहा है, उसके स्वयंसेवक ही देश में राज कर रहे हैं। और जितनी डबल इंजन की सरकारें नरेंद्र मोदी से लेके और जो राज्य हैं, सब जगह आरएसएस है। तो आरएसएस पर ये सवाल उठने स्वाभाविक हैं, क्योंकि आरएसएस पर उंगली लगातार उठी है और अभी फिर उठी है। अभी तो जैन जी का मूवमेंट है, तो सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है उसे कम करने के लिए कौन सामने आया? बंबई के एक बड़े नामी सभागार में बैठ के। और तो और एक नई चीज ये है कि जिस संगठन के बैनर के तले ये प्रोग्राम हुआ, उसको भी विदेशी फंडिंग मिलती है। उसको कहां से क्या क्या हुआ है, ये बड़ा विषय है, उस पर आप बात करेंगे। तो एफसीआरए वाला जो है उसको थोड़ा सा पीछे कर दें। तो ये जरूर है कि आरएसएस की भूमिका, देखिए मुस्लिम विरोधी तो है, ये तो दुनिया भर में है। इसको प्रमाणित कौन करता है? उसको प्रमाणित करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कपड़ों से पहचानते हैं, जो कहते हैं कि मंगलसूत्र लुट जाएगा, जो मुख्यमंत्री सत्तारूढ़ दल के मुख्यमंत्री सीधे असम का मुख्यमंत्री मियां मुसलमान कहता है। तो अब इसमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आरएसएस ने कभी ये नहीं कहा, प्रधानमंत्री के इसका विरोध नहीं किया। तो ये आरोप लगाया जो अमेरिकन सांसदों, कनाडाई सांसदों ने, उसमें कुछ तो सच्चाई तो है। आरएसएस मुसलमान विरोधी है। अब उसके बाद जो वहां हुआ था 2023 की घटना, सिख नागरिक मारा तो गया, वो खालिस्तानी आतंकवादी
संगठनों से जुड़ा था या खालिस्तानी मूवमेंट का समर्थक था, वो अलग बात है, पर हत्या हुई और एक व्यक्ति की हत्या की कोशिश अमेरिका में हुई और उसके परिणाम स्वरूप कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ, भारतीय जो गैर सिख हैं उनके खिलाफ हिंसा हुई और लगातार मंदिर तोड़े गए, सब बड़ा हुआ। तो इसके बाद ये चीज आना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि अभी भी कनाडा एक जिसको कहे हैतियत सार्वभौम देश है और पहली बार कनाडा के जो मार्क कार्नी जो प्रधानमंत्री हैं आज, उन्होंने अमेरिका के जो दुनिया के सबसे बड़े गुंडे राष्ट्रपति को भी जवाब दिया था, क्योंकि वो कनाडा को अमेरिका का ही एक राज्य बनाना चाहते थे। तो कनाडा अपनी दम पे खड़ा है और कनाडा में सच बोलने वाले सांसद भी हैं। अब हम ये नहीं कहते कि जो उन्होंने आरोप लगाए वो सच हैं, लेकिन भारत में जो आरोप संघ पर लगते रहे हैं वही आरोप कनाडा में लग रहे हैं और आतंकवादी संगठनों के बीच की लड़ाई अपनी जगह हो सकती है, अपराधी गिरोह की लड़ाई अपनी जगह हो सकती है, लेकिन पन्नू और निज्जर के ऊपर हमले, निज्जर की मौत, पन्नू का बच गए, उसके बाद तो सीधे सीधे भारत सरकार पर उंगली उठी थी। और जो गिरोह, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह, अब लॉरेंस बिश्नोई आज भी सलमान खान को धमकी देता है या उसके लोग अभी भी हत्याएं कर रहे हैं, वो भारत की जेल में है। तो इसको आप कहीं ना कहीं देखिए, जोड़िए, तो ये जो आरोप लगाए हैं या जो मांग की है वहां के सांसदों ने, बिना आग के धुआं नहीं होता, भले ही आग इंजन के अंदर हो, तो ये बहुत गंभीर मामला है। और एक बार फिर जो आपने कहा ना पंजाब का चुनाव, इससे पंजाब में तो इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि निज्जर को पंजाब में सपोर्ट था। वो कनाडा में बैठ के जो खालिस्तानी गतिविधियां चला रहा था, अगर मान लिया जाए, तो वो कहाँ चलनी थी? चलनी तो पंजाब में थी। मुझे लगता है अरुण जी अकेले अकेले पंजाब नहीं, जो जो इनकी वास्तविकता है, सब देश जानता है, सब जानते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सब में जो जैन जी है और जो चीज़ें हम देख रहे हैं, तो इन सब में ये बाकी राज्यों में भी कम से कम सवाल तो पैदा हो ही सकता है, विषय तो होगा ही होगा कि भाई देखिए कि दुनिया की निगाहों में आप कहाँ खड़े हो, आप जो ये कर रहे हो, जो हिंदू मुसलमान या जो आपके निशाने पर बाकी अल्पसंख्यक हैं, ईसाई हैं या और भी जो लोग हैं, तो ये सब तो फिर मुश्किलात तो पैदा करेगा। नहीं, अब देखिए एफसीआरए को लेकर के अमेरिका में भी सवाल उठा था। अमेरिका के एक एमपी ने चिट्ठी लिखी थी, बड़ा आरोप लगाया है, वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। और रही बात ईसाइयों पर हमले की, तो मणिपुर में क्या हो रहा है? Yes. भारत में चर्च जलाए गए, फादर स्टेन्स की हत्या किसने की थी आप भी जानते हैं। तो ये तो नरेंद्र मोदी की राजनीति का हिस्सा है। अल्पसंख्यक उनके निशाने पर हैं और उनकी तरफ से कोई भी कोशिश ऐसी नहीं की गई है जिससे ये लगे कि भारत का प्रधानमंत्री इस मुहिम को, इस भावना को, इस भाव को रोकना चाहता है, बल्कि यह प्रमाणित हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री खुद इसको हवा दे रहे हैं। मंच से उनके भाषण ले लीजिए, तो ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है। भाई ये चिट्ठी, इससे पहले वो अमेरिका में एफसीआरए पर आया, अब एफसीआरए क्यों आ रहा है? कहा यह जा रहा है कि ईसाई संस्थानों को रोकने, ईसाई संस्थाओं की आमद, जो उन्हें पैसा मिलता है, सहायता जो है, वो रोकने के लिए ये लाया जा रहा है। अब इसकी आड़ में कौन कौन निशाने पर होगा, ये तो सरकार ही तय करेगी बाद में कि किस पे कहाँ। लेकिन ये तो पक्का है भाई, बहुत सारे संगठनों की जो एफसीआरए से जो उन्हें मदद मिलती थी वो बंद करवा दी सरकार ने, तमाम सख्त नियम बनाए। अब हम ये कहें कि भाई भारत सरकार जो है एफसीआरए पर तो अंकुश लगा रही है, लेकिन आरएसएस जो एक रजिस्टर्ड संगठन तक नहीं है, वो सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, मतलब ओएनजीसी ने कई 100 करोड़ रुपया आरएसएस को दिया है। तो ये सब चीजें तो हैं, और इनके बाद, इन सब के बाद आपने जो पंजीयन की बात की अरुण जी, पंजीयन दुनिया के देशों में तो पंजीयन कराते ही कराते हैं, बार बार सब चीजें आ रही हैं, अब तो बहुत सब ब्लैक एंड व्हाइट पे सारी चीजें आ चुकी हैं, सब कुछ है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि आरएसएस पर सवाल तो अब सब जगह उठ रहे हैं, और ये भी उतना ही सच है जितना नरेंद्र मोदी के अविवाहित होने की खबर सच है, उतना ही ये सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैर राजनीतिक संगठन है। ये भी आप समझ लीजिए।
मैं यहाँ खत्म करना चाहूंगा एक लाइन में। अभी आप देख रहे हैं कि जब होता है ना कि आती है खुद पर, जब तो ये लोग तो पलायन की मुद्रा में आ जाते हैं। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि अभी संसद में ना प्रधानमंत्री आ रहे हैं ना गृह मंत्री आ रहे हैं, दोनों वहाँ से लापता हैं और सब कुछ है वहाँ से। उस मतलब जो सदन से कुछ मीटर दूर पे कमरों में बैठते हैं, वहाँ परिसर में आते हैं, संसद में आते हैं, सदन में नहीं जाते हैं। तो अब ये जो हुआ है, जो एनडीपी ने किया है, वहाँ के जो तमाम संगठन हैं, 40 जो संगठन हैं, उन सब संगठनों के मद्देनजर सारी चीज़ों को देखते हुए क्या आप ये मानते हैं कि अब ये जो डॉक्टर साहब हैं, मोहन भागवत जी हैं, जिन्हें 31 अगस्त को वहाँ पहुँचना है, 3 सप्ताह से कुछ ज़्यादा का आसपास का वक्त बचा हुआ है, 3 सप्ताह ही कह लीजिए, 22 दिन के आसपास, 23 दिन के आसपास, तो फिर वो ऐसे ही होगा कि कुछ क्या लगता है बैकफुट वैसा तो नहीं होगा कुछ की है क्या मानिए, क्या देखिएगा, हम क्या देख सकते हैं, देखिए कल्पना क्या कर सकते हैं? संजीव जी, एक बात समझिए, हम्म, संघ पर भारत में बात होती रही हो, विदेशी मीडिया छापता रहा हो, लेकिन पहली बार किसी देश में सांसदों ने ये कहा है, वहां के संगठनों ने, तमाम सामाजिक संगठनों ने ये कहा है कि इनको कनाडा में आने से रोकना चाहिए। तो मतलब यह है कि पहली बार मोदी जी के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे और उनकी काली छाया सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख के ऊपर आई। मोदी जी सरकारी खर्चे पर दुनिया घूमते हैं, अपने लिए सम्मान बटोरते हैं, हर सेशल से लेके और छोटे छोटे देशों से अपने लिए सम्मान ले आते हैं, वो उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन संघ प्रमुख की कनाडा यात्रा, कनाडा एक भारतवंशियों से भरा हुआ देश है, वहां ये सवाल उठ रहा है, इसके गंभीर मायने हैं। इसका सीधा असर जो है, इसका सीधी छाया जो पड़ रही है वो नरेंद्र मोदी पर पड़ रही है। और ये देखना है कि ये, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि जब खालिस्तानी कथित आतंकवादी को कनाडा में मारा जा सकता है, तो ऐसे में वहां जो विरोध हो रहा है, सांसद कर रहे हैं, उसके बाद क्योंकि पुलिस ने अभी कभी भी ऐसा तो नहीं कि वो खालिस्तानियों को सपोर्ट दे रही हो, लेकिन विरोध भी नहीं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ शिकायतें की और उन्होंने पकड़ा हो, वो तो जांच करते हैं और सबूत नहीं है। तो वहां तो फिर संघ प्रमुख खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि पंजाब के लोग तो वहां हैं। बिल्कुल, ऐसे में ये देखना होगा कि अब वही बात आ गई कि भाई किसकी करनी और किसकी भरनी। ठीक बात, नाम मोदी जी का था, पहली बार सीधी आंच जो है संघ प्रमुख पर आई है। जो आरोप मोदी जी पर लग रहे थे वो इन पर लगे हैं और सारी चीजें उन्होंने कही हैं। अब इसका जवाब, जो बात आपने कही, अब दूसरी बात जो कहता हूँ, इसका जवाब मोदी, एक लाइन 2 लाइन नहीं, वही है, आपने संसद का जिक्र किया, उसको कहना है। अब आप सोचें कि इसका जवाब नरेंद्र मोदी और अमित शाह देंगे, तो जो प्रधानमंत्री, जो गृह मंत्री डर के मारे संसद भवन में अपने कमरे में बैठने के बाद भी सदन में नहीं जाए, मेरा सवाल यह है कि क्या सदन के भीतर गुंडे बदमाश हैं? इससे पहले तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि महिला सांसदों की वजह से हमने आने को मना किया है। अब कौन रोक रहा है? तो जो लोग अपने लोगों के बीच में बैकआउट कर रहे हैं, वो कैसे संघ प्रमुख का बचाव करेंगे, कैसे उनके लिए ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी सुरक्षा हो, क्योंकि संघ प्रमुख की राजनीतिक हैसियत, वो सुपर पावर भारत में है, दुनिया में एक आम नागरिक है, बिल्कुल, उनके पास कोई उनका प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये तो बड़ा मामला, बड़ा बनने वाला है, बिल्कुल गंभीर बनने वाला है। बिल्कुल, बहुत बड़ा और गंभीर मामला है। शुक्रिया करूंगा अरुण जी, अच्छी चर्चा के लिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, हम जो बता रहे थे कि संघ प्रमुख की यात्रा को लेकर विवाद और उसके साथ में चिट्ठी और पत्री और बैन, सब कुछ, तो संकट तो है। और जो कहा अरुण जी ने कि देखते हैं बचाव के लिए आएंगे नहीं आएंगे और क्या होगा, यात्रा हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जो होगा सामने आएगा, देखिएगा। चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट जाकर टिप्पणी कीजिए, राय दीजिए। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कर दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उससे बैठ के देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।